नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है और मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन। आज हमारा जो ये वीडियो हम सक्षम ऑर्थो की तरफ से लेके आए हैं, ये वीडियो है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज पे। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से लेके बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस होती है जिनमें हम सर्जरी करते हैं और बहुत सारे रिलेटेड कंफ्यूजन्स होते हैं पेशेंट के, जो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हिप रिप्लेसमेंट या कूला बदलने की सर्जरी। कूला मतलब ग्रॉइन में एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जिसे हम बदलते हैं हिप रिप्लेसमेंट से। किन किन कंडीशंस में इनको हम बदलते हैं, जैसे मैं अगर लाइन से बोलता जाऊं, सबसे कॉमन है ऑस्टियो आर्थराइटिस, मतलब कि गठिया हिप का। गठिया प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ऑस्टियो आर्थराइटिस किसी भी कारण से एजिंग जल्दी स्टार्ट हो जाना। सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब किसी डिजीज के कारण एक जॉइंट खराब हो जाए, जिसमें सबसे कॉमनली एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप आता है। सेकंड, फ्रैक्चर अराउंड द हिप। फ्रैक्चर्स के कारण एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाना, उसके कारण सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाना। फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट, हिप के अराउंड फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हुआ बट उसके कारण एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया और अल्टीमेटली सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेयर एंड टेयर जल्दी हो। इसके अलावा कुछ इन्फेक्टिव आर्थराइटिस जैसे कि सीक्वेली ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस, मतलब पस जम जाना जोड़े में, उसके कारण लॉन्ग टर्म में जोड़ा खराब हो जाए। सर्जरी की हो या ना की हो, दोनों में ही हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हिप, टीबी हिप हुआ, इन्फेक्शन टीबी में हुआ, टीबी इन्फेक्शन हिप में हुआ और उसके कारण जॉइंट खराब हो गया, तो वो भी एक और कॉमन कारण है। इसके बाद बहुत सारे आर्थराइटिस जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी इसमें आती है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट्स का खराब हो जाना, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, जिनमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब बॉडी में कुछ इम्यूनिटी के डिसऑर्डर है जिनके कारण जाके हिप का जॉइंट खराब हो जाता है। सो वो भी एक और बहुत कॉमनली अफेक्टेड कारण है। इसके अलावा बहुत समय इडियोपैथिक एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसका हमें कारण ही नहीं पता चला, एवियन होके ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हिप सुकड़ गई, जिसके कारण बोन्स सुकड़ जाना और अल्टीमेटली हिप जॉइंट खराब हो जाना, ये भी एक और कारण है। हिप रिप्लेसमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और मेजर रीजन होता है, जैसे हिप के फ्रैक्चर एज के बाद हुए, जैसे 50-60 के बाद हिप फ्रैक्चर हुआ था, हिप रिप्लेसमेंट, टोटल या पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट हम लोग फ्रैक्चर के लिए ट्रीटमेंट में भी करते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम वो कर दे तो उनके बाद हमारे दिमाग में आता है कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में सोचिए हमारा जो जोड़ा है वो कंप्लीटली घिस गया है, मतलब कंप्लीटली खराब हो चुका है दोनों साइड, ठीक है। ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो कि बॉल एंड सॉकेट एकदम स्मूथ चलने के लिए, अगर ये स्मूथ चलना बंद हो जाए किसी भी कारण, जो मैंने इतने सारी लिस्ट बताई उनके कारण ये अगर खराब हो जाए, तो हम उसमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कोई बहुत मेजर चीज नहीं है, जस्ट हम हिप के बॉल को हटा के मेटल का एक बॉल विद स्टेम डाल देते हैं और उसी तरह एक एसिटाबुलर एरिया हम अंदर रिम करके एक सॉकेट भी बना देते हैं। सॉकेट के अंदर, बॉल एंड सॉकेट के अंदर ये अच्छे से स्मूथली घूमना शुरू हो जाता है। ये स्मूथनेस इतनी अच्छी होती है कि हम सारी एक्टिविटीज, रेंज ऑफ मोशन पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है, इट इज अ सिंपल सर्जरी। बहुत सारे लोग करते नहीं है, इसलिए बहुत लोग डरते भी हैं इससे। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इतनी सक्सेसफुल है कि अगर पेशेंट ने हिप की किसी भी प्रॉब्लम के कारण, सोचिए आर्थराइटिस के कारण कराई है, तो जिस दिन सर्जरी कराई है उसी दिन पेशेंट खड़ा होकर चलना शुरू कर सकता है पेन फ्री, ठीक है। सो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर सही से किया गया है, पहले दिन ही पेशेंट चल सकता है, नेक्स्ट डे पेशेंट घर जा सकता है पेन फ्री। सो हिप रिप्लेसमेंट इज ए वेरी रिवार्डिंग सर्जरी। नाउ अंडरस्टैंड कि अगर हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है तो हमें क्या क्या चीजें करनी जरूरी है। नंबर 1, आपको हिप रिप्लेसमेंट अगर हम क्रॉनिक इश्यूज से करा रहे हैं, मतलब कि सोचिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस या मैंने जितने कारण बताए उनके कारण हो रही है, या फ्रैक्चर के कारण एक्यूटली हो रही है। अगर क्रॉनिकली हो रही है, मतलब क्रॉनिक इश्यू के कारण हो रही है, मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू के कारण हो रही है, तो आपको ये समझना है कि मेरे को इसके बारे में पूरी तरह नॉलेज होनी चाहिए।
हिप रिप्लेसमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उसका रिहैबिलिटेशन होता है, रिकवरी फेज कैसा होता है, सर्जरी से पहले क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या नहीं लेनी है, इनके बारे में नेट में बहुत सारी चीजें जिन्हें हम पढ़ें अच्छे से। सेकंड, जिन लोगों ने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई है उनसे आप मिले, उनसे बात करें कि हाँ हिप रिप्लेसमेंट के बाद मेरा क्या स्टेटस है और मैं कितना फिट हूँ उसके बाद। नंबर 3, हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं पेशेंट की, डॉक्टर्स की, सारी वीडियोस को आप यूट्यूब पे देखें, सर्च करें। इससे आपको एक नॉलेज और आइडिया मिल जाएगा, बट इनसे आपको एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होने वाला है। जो भी कंफ्यूजिंग फैक्टर या आपके दिमाग में सवाल आते हैं उनको जेट डाउन कर लिखिए। जैसे ही आप उन्हें लिखेंगे, लिखने के बाद आप आइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर से मिलिए, उनसे मिलिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी जो क्वेरीज हैं कहाँ तक सही हैं और उनको क्या क्या सॉल्यूशन की जरूरत है। सोचिए आपने एक सिंपल सा एक सवाल पूछा कि क्या दोनों हिप रिप्लेसमेंट एक साथ पॉसिबल है? हाँ, दोनों में प्रॉब्लम है और दोनों में ही आर्थराइटिस है, वेयर एंड टेयर हो गया है, क्या हम इसको सर्जरी को कर सकते हैं? क्योंकि नेट में बहुत कंफ्यूजिंग आंसर होंगे इसी पर्टिकुलर सवाल के। कुछ लोग कहेंगे जी एक को आज करें, एक को 6 महीने बाद करें, कुछ कहेंगे आज करें और 5-6 दिन बाद दूसरे को करें। मुझे लगता है हिप रिप्लेसमेंट जो है दोनों को एक साथ करना पॉसिबल है। ठीक है, सेफ सर्जरी है। आज के दिन पे ब्लड लॉस नहीं होता है क्योंकि हम लोगों को उसकी सर्जरी में ब्लड लॉस मिनिमम करने का तरीका पता है। पेशेंट अगर फिट है, ये सर्जरी एक ही दिन में दोनों सर्जरी होने के बाद पेशेंट को सेम डे मोबिलाइजेशन मतलब चलना फिरना स्टार्ट करा सकते हैं। So understand, hip replacement is a successful surgery, can be done both together in one go, और उसके साथ आप इसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स देख सकते हैं। So इसलिए जानना जरूरी है। जैसे मैंने एक सवाल पूछा, ऐसे हो सकता है आपके हजारों दिमाग में सवाल बने, तो इन सवालों के जवाब आप अपने डॉक्टर से लीजिए। उसके बाद आप दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करिए, जिन्होंने सर्जरी करा ली है उनसे मिलिए और उनके से मिलके ये पूछे कि आपने रिकवरी फेज में क्या किया है। ये ऐसा एक चीज है जैसे कि सोचिए हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम से पहले हम पेरेंट्स क्या बोलते हैं बच्चों को कि आप टॉपर से मिलके आइए, ठीक है, टॉपर से बात करिए, पिछले साल जिसने एग्जाम दिया उससे मिलिए, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए एग्जाम कैसा होने वाला है। ठीक है, सो प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने सारे पेशेंट्स को एनकरेज करता हूँ कि मेरे पुराने पेशेंट्स से मिलो। पुराने पेशेंट्स को ये भी बोल के रखता हूँ कि देखो आपने जैसे बात की थी, अगर आपसे कोई पूछता है तो सारी चीजें डिटेल में बताना है, कुछ छुपाना नहीं है उन लोगों से। ठीक है, सो एजुकेटेड पेशेंट एजुकेट करता है और आगे बताने में भी वो रहता है। जो टॉपर है वो डेफिनेटली अपने टॉपर के सक्सेस स्टोरीज जरूर बताता है पेशेंट्स को, ताकि लोग मोटिवेट हो जाए। नाउ वंस यू आर मोटिवेटेड कि आपको पता चल गया कि मुझे सारी चीजें करनी है, अब आती है नेक्स्ट चीज, रिहैबिलिटेशन। मतलब कि सर्जरी से पहले एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करना। मसल स्ट्रेंथनिंग, जैसे मैंने एक वेटिंग पीरियड है, जैसे किसी का 15 दिन, किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना, किसी का 6 महीना वेटिंग टाइम होता है। इस वेटिंग टाइम में हमें रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करना। एक्सरसाइजेस करके हमारे हिप के अराउंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, नी की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि जिस दिन सर्जरी हो उसी दिन शाम को हम स्टैंड कर सके, खड़े हो सके, इवन चल भी सके और अगले दिन हम चल के घर जाने के लिए तैयार हो। तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद हमारी जो सीखने की क्षमता है वो शायद हो सकता है उतनी ना हो जितनी हम सर्जरी से पहले सीख सकते हैं। एक्सरसाइजेस को सीखने का राइट टाइम बिफोर सर्जरी है। आपको फ्रैक्चर हुआ है और आपकी सर्जरी हुई है, डेफिनेटली यू डोंट हैव टाइम। बट अगर आपको क्रॉनिक इश्यूज है, मतलब हिप के सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी कारण से हुए, जितने मैंने पहले बताया, और उनके कारण आप सर्जरी कराने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइजेस रिहैब करके जाओ, मसल स्ट्रेंथन होगी और आपका दिमाग जब क्लियर होगा कि मुझे क्या करना है, तो आपकी सर्जरी के बाद आपके सारी चीजें एकदम पजल की तरह जगह पे फिट होती रहेगी। इससे हो सकता है 15-20 दिन में अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज, नॉर्मल ऑफिस लाइफ पे भी वापस जा सकते। सो हिप रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल सर्जरी है। मुझे लगता है ये सारी चीजें करके सक्सेस रेट को बढ़ाया जा सकता है। नाउ अंडरस्टैंड, इसके अलावा नेक्स्ट डिसीजन होता है कि सर्जरी जब हम कराने जा रहे हैं उस समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इन्फेक्शन हमारा सर्जरी का सबसे बड़ा जो है हर्डल या सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको रोकने के लिए क्लीनलीनेस मेंटेन करना जरूरी है। कोविड के कारण बहुत लोगों को क्लीनलीनेस के बारे में बहुत अच्छा पता चल गया है। मुझे लगता है हाथ धोना, हाथ साफ रखना, कम लोगों से मिलना, सर्जरी के ड्यूरेशन में, सर्जरी के बाद रिश्तेदारों को कम से कम
15-20 दिन से महीने भर के बाद ही बुलाना और मिलना, फोन पर ही बात कर लेना कि सब कुछ ठीक है। तो जितने ज्यादा लोगों का एंट्री कम होगा उतना ही चांस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, दूसरों से आपको इन्फेक्शन कम आएगा। हॉस्पिटल स्टे कम करने से भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कम हो जाता है। मतलब एक आदमी जो 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहता है, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल का इंश्योरेंस का पैकेज है, टू ए पर्सन हु स्टेज ओनली 1 डे आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट, एक ही दिन रहता है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन देखा गया है अराउंड 70-80% डाउन हो जाता है। क्योंकि आपको हॉस्पिटल में 50 लोग आके टच करते हैं, नर्सेज आती हैं, वार्ड बॉयज आते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन, आपके रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, किसको क्या इन्फेक्शन होता है, किधर से क्या इन्फेक्शन आपके पास आ रहा है, वो बहुत जरूरी है। और कम से कम हॉस्पिटल स्टे के लिए रिहैबिलिटेशन पहले से जानना चीजों के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पेशेंट ऑलमोस्ट 90% टाइम्स दे गेट डिस्चार्ज ऑन द सेकेंड डे, जिस दिन सर्जरी हुआ अगले दिन उनका डिस्चार्ज हो। उसके बाद आप घर पे इसको एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करना है। ड्रेसिंग्स की जरूरत चेंज करने की बहुत ज्यादा होती नहीं है, अगर होती भी है तो घरों पे ड्रेसिंग किया जा सकता है। ड्रेसिंग के लिए डॉक्टर्स अपने यहाँ से लोगों को भेजते हैं। उसके अलावा फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस इमीडिएटली रिहैबिलिटेशन स्टार्ट हो जाएगी आपके सर्जरी के बाद, ताकि आप जल्द से जल्द अपने नॉर्मल लेवल पे पहुंच सके। स्टिक विदाउट स्टिक होने में करीब करीब 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। सो बिना स्टिक के चलना, एक्टिविटी करना, सारी चीजें पॉसिबल है। बट डेफिनेटली एज मैटर करता है। यंगर पेशेंट्स विद इन 15 डेज अपनी नॉर्मल लाइफ पे या ऑफिस लाइफ पे भी वापस जा सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट करा के। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है और ये बहुत ही खतरनाक सर्जरी नहीं है, तो डेफिनेटली हाँ सोचे इसके बारे में, कराए इसको और फिट रहे। अगर हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल होता है जो आप पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें पूछें, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे लोगों को जरूर करें जो सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो मुझे लगता है वीडियो देखिए, एटलीस्ट प्रिपरेशन बेटर होगी। थैंक यू।